नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक योजना के बारे में। दरअसल सरकार ने एक योजना की घोषणा की है जिसके माध्यम से जो नाबालिग बच्चियां हैं और वो यदि दुष्कर्म की शिकार होती हैं तो उनको कैसे सहायता दिया जा सके, इस योजना के माध्यम से वो सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। तो इसमें क्या कुछ खास बातें हैं उसको आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेंटर अनाउंसेस स्कीम फॉर माइनर रेप विक्टिम्स, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये न्यूज में प्रकाशित है, अर्थात न्यूज़पेपर में ये आया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि अगर नाबालिग जो गर्भवती बच्चियां हैं, रेप की शिकार हुई हैं, अगर ऐसी घटना की शिकार हैं तो उन्हें सरकार सहायता देगी योजना के माध्यम से। हालांकि सरकार ने इस योजना का अभी आधिकारिक नाम कुछ नहीं रखा है, लेकिन बात यह भी आती है कि इस योजना में आर्थिक सहायता कहां से दी जाएगी और कैसे किया जाएगा। तो यहाँ निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित होगा। साथ ही साथ ये घोषणा किसने की है, कौन से मंत्रालय की बात होगी, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। साथ ही साथ बात ये आती है कि जो नाबालिग या बलात्कार पीड़िता के लिए विशेष योजना है, उस योजना में क्या कुछ खास बातें हैं। तो यहाँ पर देखें, विशेष योजना का संचालन जो किया जाएगा निर्भया फंड के तत्वाधान में किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए जो राशि जारी किया गया है 74.1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सहायता किसको दिया जाएगा, तो जो पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग हैं, अर्थात जो 18 वर्ष से कम हैं, उन लड़कियों को यह सहायता दिया जाएगा। ये सहायता कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर चिकित्सकीय सहायता दिया जाएगा, चिकित्सा से संबंधित जो कुछ भी इलाज हो सकता है। वित्तीय सहायता अर्थात उनके जो खर्च हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और ढांचागत सहायता भी दिया जाएगा कि किस तरह से उनकी मदद की जा सके। यौन उत्पीड़न के दौरान अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको भी ध्यान में रख करके ये सहायता दिया जाएगा। और इसके लिए यह भी कहा गया है, इसमें जो प्रावधान बताया गया है कि किस तरह से सरकार उनको सहायता देगी, किन किन क्षेत्रों में सहायता देगी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब संरचना का उपयोग, चूँकि जो लड़कियां हैं जो इस घटना का शिकार हो चुकी हैं, उनको सहायता देने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। सरकार क्या अपने केंद्रीय कर्मचारियों के माध्यम से उन तक पहुंचेगी, या फिर राज्य की मशीनरी का प्रयोग करेगी, या कोई और वैकल्पिक साधन हो सकता है। तो इसके लिए ये कहा गया है जो संरचना है, संरचना का उपयोग किया जाएगा, अर्थात जो मिशन वात्सल्य है उस वात्सल्य के तहत जो प्रशासनिक संरचना है, उस प्रशासनिक संरचना का प्रयोग किया जाएगा उन सभी पीड़िताओं तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उनकी भी सहायता ली जाएगी, अर्थात राज्य सरकार की मशीनरी का सहायता लिया जाएगा ऐसे सभी पीड़ितों तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो बाल देखभाल संस्थान है, चूंकि 18 वर्ष से हमने कम की बात की, 18 वर्ष से कम, तो जो बाल देखभाल संस्थान है इसमें ये आएंगे, तो वहाँ पर भी हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम इनको सहायता पहुंचा सकते हैं। तो सरकार का ये कहना है। इसमें कवर किनको किया जाएगा, जो पोक्सो अधिनियम है और पोक्सो अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कोई दुर्घटना हुआ है, तो उन प्रावधानों अर्थात पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों को शामिल करते हुए उन सभी बच्चियों को ये सहायता दिया जाएगा। बलात्कार के कारण अगर वो गर्भवती हो गई है तो उन्हें निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित किया जाएगा उनके लिए, जैसे न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित करना। न्याय और पुनर्वास किसका सुनिश्चित करना है, तो यहाँ पर पहली बात ये हो गई कि वो लड़की है, वो बच्ची है जो 18 वर्ष से कम है, अर्थात पीड़िता, और उससे जो उत्पन्न बालक है या शिशु की बात की जा रही है, उसको भी न्याय और पुनर्वास देना है। इन्हें बीमा कवर भी प्रदान करना है ताकि उनकी आवश्यकताओं को भविष्य में पूरा किया जा सके। एक ही छत के नीचे इन्हें न्याय भी देना है और इनका पुनर्वास भी सुनिश्चित करना है,
ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, सरकार इस योजना के माध्यम से उन आवश्यकताओं को जो इसमें मेंशन किया गया है, उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। साथ ही साथ बात ये होती है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। ये किसको दिया जाएगा, तो मातृत्व अर्थात जो माता है उसको दिया जाएगा और नवजात शिशु को दिया जाएगा। नवजात शिशु की देखभाल की जाएगी और साथ ही साथ जो पीड़िता है उसको मनोवैज्ञानिक सहायता भी दिया जाएगा, ताकि उस मेंटली ट्रॉमा से वो बाहर आ सके, उसका पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर दवाओं के साथ साथ, न्याय के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसे मनोवैज्ञानिक सहायता दिया जाए और उसका जो मानसिक संतुलन उस समय बिगड़ा होता है, उस मानसिक संतुलन को मनोवैज्ञानिक सहायता के माध्यम से या काउंसलिंग के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से सहयोग देकर के या सोसाइटी द्वारा सहयोग देकर के इस समस्या का समाधान किया जाए। कानूनी सहायता तो देना ही है ताकि उसे न्याय मिल सके और एक ही छत के नीचे ये सभी कार्य किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यौन अपराधों का वर्तमान परिदृश्य क्या कहता है। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार वर्ष 2021 में जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं वो ये बताता है कि पोक्सो अधिनियम के तहत जो दर्ज मामले हैं भारत में वो 51,863 है। इसमें से अर्थात इन सभी मामलों में से 64% जो मामले हैं वो धारा 3 के तहत दर्ज हैं। धारा 3 के तहत, धारा 3 और 5 के तहत दर्ज हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो 99% मामले हैं वो लड़कियों के ही खिलाफ हैं। इस तरह के मामले, कहने का मतलब ये है कि जो पोक्सो अधिनियम है वह केवल लड़कियों को अर्थात फीमेल को ही नहीं, मेल चाइल्ड को भी टारगेट करता है, क्योंकि मेल चाइल्ड के खिलाफ भी इस तरह के अपराध, यौन अपराध होते हैं। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि 99% जो मामले हैं वो लड़कियों के खिलाफ है, बाकी 1% जो मामले हैं वो लड़कों के खिलाफ भी हो सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि विधायी उपाय अभी कौन कौन से किए गए हैं। तो बलात्कार के लिए जो धारा 376 है आईपीसी का, इसके तहत प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण, इसकी धारा 363 और 373 आईपीसी की धारा है, इसके तहत दंडित किया जा सकता है। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या या उसके प्रयास के लिए आईपीसी की धारा है, जिसे 198 ए, 302, 304 बी और साथ ही साथ अगर यातना, मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है, तो इसके लिए आईपीसी की धारा 498 ए जो दहेज, उत्पीड़न इत्यादि इत्यादि से संबंधित है, ये हमारे देश में लागू है। छेड़छाड़ के लिए अगर बात किया जाए तो आईपीसी की धारा 354 है। यौन उत्पीड़न की बात की जाए तो आईपीसी की धारा 509 है। पूर्व में छेड़छाड़ के रूप में संदर्भित इसे किया गया था। लड़कियों का आयात की बात किया जाए अर्थात ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है, आयात 21 वर्ष तक की आयु, आईपीसी की धारा 366 बी के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, इसके लिए दंड दिया जा सकता है। अब बात ये होती है कि सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम करती हैं, या फिर अगर घटना हो गई है तो उस घटना के बाद वहाँ पर उनके राहत के लिए, बचाव के लिए और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी योजना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा विशाखा गाइडलाइन। ये विशाखा गाइडलाइन कब आया, कैसे आया, इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये मामला है राजस्थान का। राजस्थान में भंवरी देवी नामक एक महिला थी। ये घटना वर्ष 1992 की है। हुआ क्या था, सरकार उस समय, चूंकि राजस्थान में बाल विवाह बड़े पैमाने पर चलता था, अब धीरे धीरे कम हो गया है, तो उस बाल विवाह को रोकने के लिए, चूंकि उसके दुष्परिणाम ज़्यादा होते थे, सरकार एक योजना चलाई कि गांव-गांव में जो महिलाएं हैं, बाल विवाह के जो दुष्परिणाम हैं उनको उजागर करें, लोगों को अवेयर करें, बताएं कि बाल विवाह ठीक नहीं है। तो बाल विवाह के लिए जो भंवरी देवी महिला हैं, इनको भी एक सरकार के एजेंट के रूप में आप कह सकते हैं नियुक्त किया गया, और ये जाकर के घर घर में बताती थी कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह की कई घटनाओं को इन्होंने रोकने का प्रयास किया।
चूँकि ये दलित जाति से संबंधित थी, तो इसलिए इनका इस तरह से मतलब बाल विवाह रोकना कुछ उच्च जाति, जो तथाकथित उच्च जातियां हैं, उनको पसंद नहीं आया। और पसंद नहीं आया तो सबक सिखाने के लिए कुल 5 लोगों ने मिलकर इस महिला का बलात्कार किया। ये बलात्कार खेत में, अर्थात उस महिला के ही खेत में किया गया। महिला अपने खेत में काम कर रही थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि पति के सामने ही बलात्कार किया गया। और ये घटना, जैसा कि मैंने बताया, 1992 का है। इन सभी आरोपियों को वर्ष 1992 में बरी कर दिया गया। और जो निचली अदालत ने वहाँ पर डिसीजन दिया था वो काबिले तारीफ़ है। काबिले तारीफ़ इसलिए है क्योंकि निचली अदालत ने ये कहा था कि एक ही परिवार के चाचा और भतीजा किसी महिला का बलात्कार एक साथ नहीं कर सकते। 60 से 65 वर्ष के उम्र का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। और जो बलात्कार करने वाले लोग थे उन लोगों में कुछ और जाति के लोग भी थे। तो ये कहा गया कोर्ट के तरफ से कि एक तो ये महिला निम्न जाति की है, ये जिन व्यक्तियों ने बलात्कार किया है, मतलब जिन पर आरोप लगा है, वो उच्च जाति के हैं। तो उच्च जाति के व्यक्ति और इस ओहदे के व्यक्ति किसी भी निम्न जाति की महिला का बलात्कार नहीं कर सकते। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कहा गया, छुआछूत को वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 2 अलग अलग जातियों के व्यक्ति एक साथ किसी ऐसी महिला का बलात्कार नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था वो ग्राम प्रधान था, तो ये भी कहा गया कि ग्राम प्रधान ऐसा नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सारा मामला चला, सारा प्रकरण चला, 1995 में उन्हें बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद एक बात और ध्यान रखना है, चूंकि राज्य के अर्थात सरकार के एजेंट के रूप में ये अवेयरनेस का काम कर रही थी महिला, अर्थात भंवरी देवी की बात हो रही है। तो चूंकि नियोक्ता है, अर्थात नियोक्ता कौन है, मतलब जो नौकरी देने वाला है सरकार है। तो अगर जो उनका एम्प्लॉय है उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो उस दुर्व्यवहार को ध्यान में रखते हुए सरकार उसके पक्ष में कार्रवाई करती, मतलब भंवरी देवी के पक्ष में कार्रवाई करती। लेकिन सरकार ने यह कहते हुए, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया कि ये जो मामला हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, यह महिला के खेत में हुआ है जहां पर वो इस घटना से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो नियोक्ता है, कौन, सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है अवेयरनेस के लिए, तो ये खेत में हुआ है, इसलिए नियोक्ता के तौर पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पोलियो ड्रॉप जो लोग पिलाने जाते थे तो एक समुदाय विशेष के लोग उन पर अटैक करते थे, तो सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया और तब जाकर के उनको भेजा जा रहा था। तो कुछ उसी प्रकार से आप इसे भी समझ सकते हैं। ये मामला ऐसे ही चला और चलते चलते फिर मामला आगे बढ़ा। फिर हाई कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। हाई कोर्ट में अभी तक डिसीजन नहीं आया, इससे संबंधित कोई निर्णय अभी नहीं आया, अर्थात उस महिला को अभी भी न्याय नहीं मिला है। अब बात आती है विशाखा गाइडलाइन की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार न हो, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 1997 में एक विशाखा गाइडलाइन शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह 1997 में शुरू किया गया और ये कहा गया कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना। चूंकि कार्यस्थल की ही बात हो रही है, क्योंकि वो महिला अवेयरनेस का काम कर रही थी, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही थी। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, केंद्र बिंदु ये है कि जो भातेरी गांव है वहाँ की ये भंवरी देवी थी जिनको लेकर के ये बातें हुई। फिर वर्ष 2013 में फिर से इससे जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित कानून और पुख्ता कानून बनाया गया, उसे लागू किया गया। अब बात ये होती है कि ये मामला एक लंबे समय तक, लगभग 30 से 35 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी इनको न्याय नहीं मिला। तो न्याय नहीं मिला अर्थात न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है। इसमें जो आरोपी थे वो आरोपी स्वाभाविक रूप से अपनी मौत का शिकार हो गए, अर्थात स्वाभाविक मौत हो गई। अब अगर उन्हें समय पर न्याय मिलता तो उन्हें दंडित किया जा सकता था।
अब दंडित किस व्यक्ति को करेगा? क्या सरकार उसको कंपनसेट कर सकती है? न्यायपालिका उनको कंपनसेट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर इसी मामले को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले को तत्काल निपटाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। और देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो पोक्सो एक्ट के तहत 415 फास्ट ट्रैक कोर्ट अर्थात अदालतें स्थापित की गई हैं। वहाँ पर बहुत कम समय में मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ बलात्कार की जो नाबालिग पीड़िता हैं उनके लिए न्याय तक पहुँच तेज करने के लिए यह फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भारत में की गई। लेकिन बात यह है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है और जो सामान्य कोर्ट हैं, सामान्य कोर्ट के जज और कर्मचारी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नियुक्त किए जाते हैं। तो जब उन्हें अपने सामान्य कार्यों से फुर्सत मिलेगी, जब उन्हें अवकाश मिलेगा, तब जा कर के वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्य कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जजों की कमी है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो एक तो बात आप लोगों ने ये समझ लिया। साथ ही साथ अब ये बात आती है निर्भया फंड। जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया कि 2012 में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था एक मेडिकल छात्रा के साथ, बसंत विहार रेपकांड के नाम से भी जाना जाता है। निर्भया इनका छद्म नाम दिया गया है, अर्थात नाम को जाहिर नहीं करना, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, वो 2013 में ये फंड बनाया गया था। कार्य क्या करना था? तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए और डेडिकेटेड तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए कार्य करना था। यहाँ पर जैसे बलात्कार पीड़ितों की सहायता करना, शुरुआत में इसमें 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 10 वर्षों की बात करें तो 2013 में, जो 2013 के बजट में जब ये शुरू किया गया, अब तक की बात करें तो इसमें 6000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन राज्यों ने, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि राज्यों को जो धन आवंटित किया जाना था वो एक तो केंद्र सरकार की तरफ से किया नहीं गया। अभी तक कोई भी गाइडलाइन या ब्लू प्रिंट जिसको कहते हैं वो नहीं बना है कि किस तरह से इसमें जो आवंटित धन है उसको खर्च किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो न्यूज़पेपर बताते हैं अच्छा काम किया है। जैसे बसों में पैनिक बटन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से गार्ड की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि की व्यवस्था की गई है। लेकिन उससे कितना रुक पाया है ये एक अलग चर्चा का विषय है, अंतहीन चर्चा का विषय है। बहरहाल यहाँ पर फंड के प्रकार की बात करें तो यह नॉन लैप्सेबल है, यह ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपको आवंटित कर दिया गया, आप नहीं खर्च किए तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें प्लस होता जाएगा और ये इसमें हर साल जुड़ता जाएगा। नियंत्रण की बात करें तो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ वित्त मंत्रालय भी इस फंड का नियंत्रण करता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके तहत राज्यों को निर्भया फंड के तहत राशि आवंटित की गई है। मतलब ये कहा गया कि राज्य इन सभी योजना, मतलब निर्भया फंड के माध्यम से महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो किन किन क्षेत्रों में आवंटित किया जा सकता है? यहाँ पर देखें, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जैसे एक रूम बना दिया गया। जैसे आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और वहाँ पर तुरंत आपकी कॉल रिसीव की जाती है और जो भी आपकी समस्या होती है सुन करके उसका समाधान किया जाता है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात हुई, इस पर आप खर्च कर सकते हैं। केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि में आप दे सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के लिए, उन अपराधों की रोकथाम के लिए अगर कोई मैकेनिज्म आप बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए इस निर्भया फंड से आपको आवंटित किया जाएगा धन और उसका खर्च करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ वन स्पॉट स्कीम की भी बात हुई कि एक स्थान पर सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उन सेवाओं की बदौलत जो पीड़िता हैं उनको न्याय दिया जाएगा। महिला पुलिस वॉलेंटियर की बात की गई कि बाकी के अलावा एक महिला पुलिस वॉलेंटियर होंगी, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगे और ये महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे, इत्यादि इत्यादि बातें कही गई। और इन सभी सेगमेंट पर खर्च करने के लिए कहा गया कि राज्य चाहें तो इन क्षेत्रों पर खर्च कर सकते हैं जो निर्भया फंड के माध्यम से धन आवंटित किया जाएगा राज्यों को। अब यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर की बात करें, इसे 1 अप्रैल 2015 में लागू किया गया।
पूरे देश में इसे लागू किया गया। लाभार्थी कौन है? तो विशेष रूप से जो प्रभावित महिलाएं हैं उन्हें चिकित्सा सहायता दिया जाएगा, पुलिस सहायता दिया जाएगा, कानूनी परामर्श दिया जाएगा। साथ ही साथ जो अदालती मामले हैं उनके प्रबंधन के मामले में साथ ही साथ मनोसामाजिक परामर्श भी दिया जाएगा। अस्थायी रूप से इन्हें आवास भी दिया जाएगा ताकि वह पुनर्वास, अस्थायी पुनर्वास के माध्यम से आगे की अपनी योजना बना सकें, न्याय इन्हें मिल सके। तो इससे संबंधित जो बातें थी वो आप लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ये कार्य क्या करता है? तो समयबद्ध जांच की निगरानी और ट्रैक करने का कार्य करता है। साथ ही पुलिस हेतु ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण जैसे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है। यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस की बात की जाए तो सुविधा प्रदान करता है किस प्रकार का? यौन अपराधियों की जांच और उन्हें ट्रैकिंग करने हेतु। साथ ही यहाँ पर प्रदान करना अर्थात कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा और यह कार्य सुनिश्चित किया जाएगा जिसके माध्यम से जितने भी यौन अपराधी हैं उनका एक डेटाबेस तैयार करके आंकड़ों का हस्तांतरण आपस में करके और उनकी धरपकड़ की जा सकती है। महिला सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलों में समन्वय करना। साथ ही साथ ये कहा गया है कि यह गृह मंत्रालय के तहत होगा। एक महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की जाएगी और इसके माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी किया गया कि वो सभी ये कार्य करेंगे। इसमें विषय क्या था कि किन किन विषयों में सहायता कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में सहायता कर सकता है, कार्य कर सकता है। जैसे गहन जांच सुनिश्चित करना, जो बलात्कार पीड़िता हैं उनकी तत्काल चिकित्सीय जांच करना। जैसे महिला जो भंवरी देवी वाला मामला था उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप पता नहीं लगा पाएंगे, उसके बाद पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, इनका जो भंवरी देवी का था 54 घंटे से अधिक हो गए थे तब जाकर के इनका जांच हुआ और जांच होने के साथ साथ जो ये कपड़े पहन रखी थी उन कपड़ों को, क्योंकि उस पर खून के निशान इत्यादि सब कुछ लगा हुआ था, उसे पुलिस ने रखवा लिया जिसे पेश नहीं किया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब ये मेडिकल जांच के लिए गई थी तो उस समय जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने ये कहते हुए कि अब समय खत्म हो चुका है अर्थात ड्यूटी ऑफ हो गई है, हम किसी को निर्देश नहीं दे सकते। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि बलात्कार पीड़ितों की तत्काल चिकित्सीय सहायता जो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना है, ये उपलब्ध कराना। पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा गया कि सलाह दिया जाएगा। पुलिस में लैंगिक संवेदनशीलता तब बढ़ेगी जब आप समानुभूति रखेंगे और समानुभूति एक पुरुष महिला के खिलाफ उसी तरह से नहीं रख सकता जिस तरह से एक महिला के दर्द को समझ सकती है, उसके मनोभाव को समझ सकती है। तो यहाँ पर कहा गया लैंगिक संवेदनशीलता रखने के लिए महिलाओं की व्यवस्था अर्थात महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए इत्यादि बातें इसमें बताया गया। मिशन वात्सल्य की बात करें तो इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। यह किस पर केंद्रित है? तो बच्चों की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये बताता है कि वर्ष 2009 से पूर्व बच्चों की सुरक्षा के लिए 3 योजनाएं लागू की गई थी। ये योजनाएं कौन कौन सी थी? तो इन योजनाओं को एज इट आपके सामने रखा गया है। जैसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम, सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम और बाल गृह सहायता योजना। इन सभी तीनों योजनाओं को मिलाकर के एक योजना बनाया गया जिसे मिशन वात्सल्य कहा गया। साथ ही यहाँ पर वर्ष 2010 में एक ही योजना इसे कर दिया गया जो मैंने कहा कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना, और 2017 में इसका नाम बदल करके बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में इसे नामित कर दिया गया, जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेट करके, और अंततः मिशन वात्सल्य के रूप में आज ये हमारे सामने है। इसी के साथ साथ कुछ और बातें ध्यान ये रखना है कि हम इन घटनाओं को लेकर के सहज होते जा रहे हैं। सहज होने का मतलब ये है कि अब हमारे आसपास अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई बलात्कार की घटना होती है, बलात्कार का मतलब बलात् अर्थात ताकत का प्रयोग करके किसी महिला के साथ इंटरकोर्स करना या फिर शारीरिक संबंध बनाना,
स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा हो रहा है और इसीलिए इसे बलात्कार कहा गया है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो अपराध हैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ है, सभ्य समाज के खिलाफ है। पूरी सोसाइटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो समाज का एक हिस्सा है, आधी आबादी अर्थात महिलाओं की बात की जा रही है। उन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जब भी कोई अपराध होता है तो वो सोसाइटी के खिलाफ होता है, क्योंकि सोसाइटी के एक मूल्य होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं। तो यह अपराध अब धीरे धीरे हमारी स्वीकृति लेता जा रहा है, अर्थात अब हम अपनी स्वीकृति देते जा रहे हैं। वो कैसे देते जा रहे हैं? जब भी ऐसी कोई घटना हम सुनते हैं कि एक लड़की का बलात्कार हो गया, एक व्यक्ति ने उसका बलात्कार कर दिया, हम आसपास के लोगों में इस बात को लेकर के सहजता देखते हैं या दिखाई देता है कि एक व्यक्ति ने कर दिया, ये आम घटना हो गई है, अर्थात अब ये हमारे लिए बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। कहने का मतलब ये है कि अब सोसाइटी इसको स्वीकृति देती जा रही है। जब हम उस घटना को लेकर के तब तक एक्टिव नहीं होते या तब तक हम पर वो चोट नहीं करती, जब तक हम ये नहीं सुनते कि उसका गैंग रेप हुआ या उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ इस तरह की घटना हुई। तब हम सोचते हैं और उस पर विचार करते हैं, अच्छा ऐसा हो गया। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मौन स्वीकृति देते जा रहे हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? उपाय, सबसे बड़ा उपाय यही हो सकता है कि आप संस्कारों को बढ़ावा दें। और संस्कार कैसे बढ़ेंगे? जब तक एजुकेशन होगा, क्वालिटेटिव एजुकेशन होगा और सहानुभूति नहीं समानुभूति रखा जाएगा। दोनों में मेजर डिफरेंस है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हालांकि यह भी बात है, आप कह सकते हैं कि बलात्कार क्यों होता है, उसका कारण क्या है, क्या महिलाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं या लड़के या पुरुष उसके लिए जिम्मेदार हैं। यह अंतहीन चर्चा है, क्योंकि किसी किसी मामले में किसी पक्ष को तो किसी मामले में दूसरे पक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन सभ्य समाज की जब अब बात हम करते हैं तो उसमें कहीं भी इस तरह की चीज़ों के लिए स्थान नहीं होता। एक तरफ आप सभ्य समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप में सुधार करें। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।